नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन का एक और संस्करण खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा और इन खबरों के लेखा जोखा के साथ और इन पर चर्चा करने के लिए मैं हूं नवीन सक्सेना और आज मेरे साथ मौजूद हैं खेल पत्रकार और खेल विशेषज्ञ गौस मोहम्मद। गौस साहब, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। नमस्कार नवीन जी और सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। नजर एक तक की खास खबरों पर। दुबई में एशिया जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप में विश्वामित्र चोंगथम सेमीफाइनल में पहुंचे। भारतीय शतरंज संघ का अखिल भारतीय शतरंज महासंघ में विलय हो गया है। भारत के पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी और द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित एसएस हकीम का निधन हो गया है और सिंसिनाटी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में आज एशले बार्टी का सामना टाइकमैन से होगा। दुबई में इस समय एशियाई जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप चल रही है और भारत उसमें लगातार एक के बाद एक बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। भारत ने 3 पदक पक्के कर लिए और आज ही विश्वामित्र चोंगथम ने सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए एक और पदक पक्का कर दिया। आज खेले गए मुकाबले में उन्होंने कजाकिस्तान के मोरातुल पर 5-0 से जीत दर्ज की। विश्व युवा चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता विश्वामित्र को तकनीकी दक्षता और शानदार खेल की बदौलत विजेता घोषित किया गया। विश्वामित्र के अलावा अभिमन्यु, दीपक और प्रीति ने भी अपने अपने वर्ग में सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। गौस साहब, बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं, शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं भारतीय खिलाड़ी जूनियर मुक्केबाजी में और दिखा रहे हैं कि भारत की जो बेंच स्ट्रेंथ है, भारत के जो खिलाड़ी हैं वो अब सीनियर खिलाड़ियों से कहीं भी किसी भी मौके पर कम नहीं है। नवीन जी, जब भी कंपटीशन ज्यादा होता है, जैसा कि आपने कहा कि किसी भी सीनियर से वो कम नहीं है, ये एक अच्छा संकेत है भारतीय मुक्केबाजी के भविष्य के लिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हम ओलंपिक में जाते थे तो लोगों का ध्यान नहीं रहता था कि मुक्केबाजी में हम कुछ विशेष करेंगे जी। पर 2008 में जिस तरह विजेंद्र ने कांस्य जीता, अखिल ने वर्ल्ड चैंपियन को प्री क्वार्टर फाइनल में हराया, जितेंद्र ने अच्छे बाउट खेली, तो उसके बाद पूरी दुनिया की नजर भारत पे रहने लगी। और उसके बाद जब भी हम ओलंपिक या और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में जाते हैं, भारत को बहुत गंभीरता से लिया जाता है। और ये जूनियर में हमारे 4 खिलाड़ी ऐसे हैं जो ये मान के चले कि सेमीफाइनल में पहुंच गए तो कांस्य पक्का है। लेकिन क्यों कांस्य? रजत, गोल्ड, तमाम चीजों की हमें बहुत उम्मीद है। आपने बताया जैसे अभिमन्यु लौरा जो 92 किलोग्राम में है, दीपक है 75 में है, दक्ष है 67 में। तो इनकी जो जगह अगर कहते हैं, हम हमेशा एक ही बात कहते हैं कि मेडल पक्का हो गया, लेकिन हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि हमारा गोल्ड पक्का हो गया। और ये अब खिलाड़ी इस तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि देखिए एक अच्छी संकेत जो हमारे खेलों में गया है। एक तो खेल मंत्री हमेशा जुड़े रहते हैं और प्रधानमंत्री जी ने भी, चाहे वो बॉक्सिंग हो, पैरालंपिक हो, ओलंपिक हो, हर खिलाड़ी से शुरू में, बीच में और आखिर में बात करते हैं। ये एक अच्छा संकेत है जी। गौस साहब, यहाँ पे तकनीकी दक्षता की बात हुई है। हम आपके माध्यम से जानना चाहेंगे कि इन बॉक्सिंग के अंदर और कुश्ती के अंदर अब तकनीकी दक्षता को भी एक विशेष ध्यान दिया जाता है पॉइंट्स काउंट करने में। क्या कुछ खास रहता है ये? देखिए, इसके अंदर जो जजेस होते हैं जी, उनके ऊपर काफी दारोमदार रहता है। आप एक जज को मैनेज, एक वक्त था जब जज जो है वो थोड़ा मुश्किल में रहते थे कि किसको पॉइंट दे, किसको ना दे, जब बराबरी नेक टू नेक फाइट होती है। लेकिन अभी देखिए 5 जज हैं और एक बीच में है जी। तो जो जज पॉइंट देते हैं और टेक्निकल दृष्टि से अब हमारे जो बॉक्सर हैं उनको बाहर से ट्रेनिंग देने के लिए कोच आते हैं, तो वो टेक्निकली उनको इतना स्ट्रांग कर देते हैं और हमारे मुक्केबाजों की जो सीखने की कला है वो बहुत जल्दी सीखते हैं और जितनी टेक्निक उनकी इम्प्रूव हो रही है। आप देखें कि ये कई मुकाबलों में बड़ा करीबी मुकाबला ओलंपिक में हमारे मुक्केबाज हारे हैं, तो उसका मायने क्या है, वो किसी से कम नहीं है। और ये एक अच्छी बात आपने उठाई कि अगर हम तकनीकी रूप से दक्ष होंगे, हमारे ये पक्ष मजबूत होगा, तो कहीं ना कहीं हम उसको घुमा घुमा के रिंग में अपने टेक्निकल तरीके से भी शिकस्त दे सकते हैं।
गौ साहब, अभी जब ओलंपिक मुकाबले हुए उसमें जिस तरह की बाउट्स हुई, भले ही हम बात करें कुश्ती की, हम बात करें बॉक्सिंग की, दोनों ही मुकाबलों में हमने देखा कि न सिर्फ आपको पटकना है अगर हम कुश्ती की बात करें, न सिर्फ आपको पंच करना है अगर हम मुक्केबाजी की बात करें, आपको ज्यादा से ज्यादा अटैक करते हुए भी जजों को प्रभावित करना है कि आप डिफेंस नहीं खेल रहे हैं, और शायद इसी टेक्निकल पॉइंट्स पर, इसी टेक्निकल आधार पर पॉइंट काउंट होते हैं। जी देखिए, मुक्केबाजी में क्या है कि अभी जो एक पहले आपने देखा होगा बड़े मुक्केबाज मोहम्मद अली और बाकी जो मुक्केबाज थे वो रिंग के चारों ओर दौड़ते थे और मार खाते थे, क्योंकि वो 15 राउंड का मुकाबला होता था। उनमें इतनी ताकत होती थी कि मार खाते 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 और लास्ट में फिर वो अपने पंच देते थे थका के बॉक्सर को। अभी भी हमारे मुक्केबाज जो हैं वो रिंग के चारों तरफ भी घूमते हैं और अटैक भी करते हैं, और जो जजेस हैं ये भी देखते हैं कि इसने इतना जबरदस्त जो पंच किया था उसको बचाया, कितनी उसकी जो रिफ्लेक्सेस है कितनी अच्छी है, इसमें भी अंक मिलते हैं। एशियाई मुक्केबाजी में जिस तरह से भारत के जूनियर मुक्केबाज प्रदर्शन कर रखे हैं, उससे कहीं ना कहीं लगता है कि आने वाले वक्त में भारत के लिए मुक्केबाजी पदकों का एक जो है अंबार जो है लगा सकता है आने वाले खेलों में। और अगर हम अगले ओलंपिक की बात करें जो कि पेरिस में होने वाले हैं, लगभग 3 साल ही बचे हैं, तो हो सकता है कुछ नए मुक्केबाज, कुछ नई स्ट्रेंथ इन कंपटीशन से निकल कर आएगी। बिल्कुल आएगी, क्योंकि देखिए जूनियर हैं और अब इन्होंने सबको मालूम है कि अगर ओलंपिक में जगह हासिल करनी है, मेडल जीतना है, तो उसके लिए आप लगातार बड़ी गंभीरता से कोशिश करते रहे, और ये हमें टैलेंट मिल रहा है, और ये हमारी प्लानिंग पुराने जमाने जैसी नहीं है, बड़ी जबरदस्त प्लानिंग है, और प्लानिंग पे ही सारा काम होता है। जी, ओलंपिक्स खत्म हुए अभी कुछ ही वक्त गुजरा है और सबकी निगाहें अब पैरा ओलंपिक्स खेलों पर आ चुकी हैं। पैरा ओलंपिक्स 2021 खेलों में भारत के इस बार 54 खिलाड़ी अपनी 9 स्पर्धाओं में प्रतिनिधित्व करेंगे। पैरा ओलंपिक खेल इस महीने की 24 तारीख से 5 सितंबर के बीच जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित किए जाएंगे। भारतीय खिलाड़ी तीरंदाजी, एथलेटिक्स, ट्रैक एंड फील्ड, बैडमिंटन, तैराकी, भारोत्तोलन प्रतियोगिताओं में अपनी चुनौती पेश करेंगे। भारत द्वारा किसी भी पैरा ओलंपिक में भेजा गया ये अब तक का सबसे बड़ा दल है, और खेल मंत्रालय ने कहा है कि सभी 54 एथलीट जो है वो टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना, जिसे टॉप्स कह रहे हैं, उसका हिस्सा है। ओलंपिक की बात होगा साहब, पैरा ओलंपिक की बात हो, भारतीय सरकार जो है, भारत सरकार ने इस बार खिलाड़ियों पर विशेष ध्यान दिया है। पहले खेलो इंडिया खेलों की बात होती थी, अब टॉप्स की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये खिलाड़ियों को मोटिवेट कर रही है कि हमें ज्यादा से ज्यादा अच्छा करना है, ज्यादा से ज्यादा पदक लाने हैं, भारत को कहीं ना कहीं हमें पोडियम पर जगह देनी है, और जो भी मॉनेटरी बेनिफिट होगा सरकार जो इनको दे रही है खिलाड़ियों को, उसका पूरा का पूरा सम्मान करना है। जी बेशक, देखिए एक वक्त था कि जब 5 जो है मूव करती थी एक ओलंपिक में दूसरे ओलंपिक में, वो पता चलता था कि क्या फैसला होने जा रहा है। अब जो डिमांड फेडरेशंस करती हैं, मुक्केबाज हो, हॉकी प्लेयर हो, शूटर्स हो, रेसलर हो, कोई भी हो, उनको अकॉर्डिंग टू उनकी जो चाहत है उसके हिसाब से उनको फाइनेंशियल आर्थिक रूप से उनको फटाफट सैंक्शन किया जाता है। अगर वो कहता है कि मुझे ये कोच चाहिए तो वो कोच की सुविधा प्रदान की जाती है और फटाफट फैसला होता है, उसके बाद वो अप्रूवल आएगा। और गौ साहब इस बार कह रहे हैं कि कम से कम 15 पदक तो पक्के हैं ही इस बार पैरा ओलंपिक के अंदर, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही है। देखिए इसमें जैसे जेवलिन थ्रो में देवदास देवेंद्र झाझरिया हैं और मरियप्पन हैं जो 2016 में गोल्ड जीत चुके हैं और उनकी अच्छी बातचीत है। इसके अलावा जो इन्होंने एशिया में भी, दोहा में भी गोल्ड जीते हैं, मरियप्पन ने भी काफी अच्छा काम किया है। और बैडमिंटन में जो हमारे खिलाड़ी हैं उन्होंने भी, जो प्रमोद हैं, उन्होंने भी 8 बार अंतर्राष्ट्रीय खेलों में गोल्ड जीता है। पैरा ताइक्वांडो में अरुणा सिंह तंवर जो है 2018 में दक्षिण कोरिया में गोल्ड जीता था। तो ये वो खिलाड़ी हैं जिनसे हम ये उम्मीद कर सकते हैं, जो उम्मीद की गई है वो पूरा का पूरा देख के एक रिसर्च करके बताया गया है, कोई तुक्का नहीं है। और जिस तरह से इस बार ओलंपिक में भारत पदक अपनी झोली में लेकर आया है, उससे लोगों का, दर्शकों का, खेल प्रेमियों का इंटरेस्ट बढ़ा है और वो अब पैरा ओलंपिक में उतना ही हिस्सा ले रहे हैं जिस तरह से ओलंपिक के खेलों में लिया था। बहुत बढ़िया आपने कहा, क्योंकि सारे जो स्पोर्ट्स फैंस है वो अब चारों तरफ फैल गए हैं
वर्ल्ड कप हमने 83 में जीता था क्रिकेट में, उसके बाद सबने क्रिकेट का पीछा किया, अब क्रिकेट को फॉलो करते हैं। लेकिन जो ओलंपिक में भारतीय टीम ने प्रदर्शन किया वो थोड़ा शूटर चूक गए, उनके अंदर भी क्षमता थी, थोड़ा अनुभव की कमी से। पर एक बात साफ हो गई कि कितनी एकाग्रता के साथ स्पोर्ट्स फैंस ने ओलंपिक को फॉलो किया है। और आप ये देखिए जो पैरा ओलंपिक की वो इंतजार कर रहे हैं कि भारतीय खिलाड़ी पदक जीतेंगे। पैरा ओलंपिक खेलों में इस बार 6 भारतीय खिलाड़ियों पर सबकी निगाहें होंगी। इन खिलाड़ियों में भाला फेंक में देवेंद्र झाझरिया, ऊंची कूद में मरियप्पन थंगावेलु, पैरा शटलर में सुहासेल यतिराज, चक्का फेंक में एकता भयान, बैडमिंटन में प्रबोध भगत और निशानेबाजी में मनीष नरवाल के नाम शामिल है। जैसा कि कौर साहब ने बताया कि देवेंद्र झाझरिया 2004 और 2016 में पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। बहरहाल सुनते हैं पैरा ओलंपिक पर रवि की ये रिपोर्ट। पैरालंपिक खेलों का आयोजन 24 अगस्त से 5 सितंबर के बीच किया जाएगा। कोरोना की वजह से इन खेलों को 1 साल आगे बढ़ा दिया गया था। पैरालंपिक खेलों का आयोजन 21 स्टेडियमों में किया जाएगा। टोक्यो पैरालंपिक में इस बार 136 देश हिस्सा ले रहे हैं। इनमें भूटान और गुआना पहली बार पैरालंपिक में शिरकत कर रहे हैं। इन खेलों में 3686 खिलाड़ी अपनी चुनौती पेश करेंगे। 13 दिनों तक चलने वाले इन पैरालंपिक खेलों में 22 खेलों में कुल 540 स्पर्धाएं होंगी। पैरालंपिक खेलों का आयोजन भी बिना दर्शकों के होगा। हालांकि कुछ कार्यक्रमों में बच्चों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। इतना ही नहीं, आयोजकों ने दर्शकों से मैराथन और पैदल चाल जैसी स्पर्धाएं देखने के लिए सड़क पर नहीं आने का अनुरोध किया है। टोक्यो पैरालंपिक खेलों की ओपनिंग सेरेमनी भारतीय समय के अनुसार शाम 4:30 से शुरू होगी। भारत की ओर से पैरालंपिक खेलों में भाग लेने वाला ये अब तक का सबसे बड़ा दल भी है। रियो पैरालंपिक के दौरान भारत से 5 खेलों के लिए सिर्फ 19 खिलाड़ियों का दल भेजा गया था, लेकिन इस बार खेल प्रतियोगिता में भारत 9 अलग अलग खेलों में भाग लेगा। रवि कपूर, स्पोर्ट्स कैन। इसके अलावा भावना पटेल और सोनलबेन पटेल पैरा टेबल टेनिस महिला सिंगल्स व्हीलचेयर्स के चौथे वर्ग में और महिला सिंगल्स व्हीलचेयर के तीसरे वर्ग में अपनी चुनौती पेश करेंगे और यही दोनों खिलाड़ी महिला डबल्स की भी हिस्सा होंगे। अरुणा तंवर की बात की जाए तो भारत की ओर से पैरालंपिक खेलों में एकमात्र पैरा ताइक्वांडो प्रतिनिधि हैं। वो महिलाओं की अंडर 49 यानी 49 किलोग्राम के 44 वर्ग में भाग लेंगी। पैरा पावर लिफ्टिंग में जयदीप और सकीना खातून भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। सकीना महिलाओं के 50 किलोग्राम में भाग लेंगे और जयदीप पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में हिस्सा लेंगे। 54 एथलीट हैं, अलग अलग स्पर्धाओं में अपनी चुनौती पेश करेंगे। 15 पदक तो हमारे जितने खेल विशेषज्ञ हैं वो कह रहे हैं कि कम से कम 15 पदक तो हम ला ही सकते हैं। इसके अलावा भी जो भारतीय अन्य खिलाड़ी हैं उन पर निगाहें बनी रहेंगी। बेशक मेरे ख्याल से 15 से 20 के बीच में पदकों की संख्या रह सकती है, कम नहीं होंगे। 15 से कम तो होंगे नहीं, 20 के आसपास हम पदक जीत सकते हैं। जी, और अब बात फुटबॉल की। भारत के पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी और द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित एसएस हकीम का आज निधन हो गया। एसएस हकीम 82 वर्ष के थे और कई सालों तक भारतीय फुटबॉल से जुड़े रहे। सुनते हैं निखिल की ये रिपोर्ट। भारतीय फुटबॉल का एक ऐसा नाम एसएस हकीम जो आज अपने पीछे अपने तमाम अनुभवों को छोड़कर इस फानी दुनिया को अलविदा कह गया। 1960 में रोम ओलंपिक में भाग लेने वाले एसएस हकीम आज हमारे बीच नहीं रहे। द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित एसएस हकीम लगभग 5 दशक तक भारतीय फुटबॉल से जुड़े रहे और फिर सक्रिय फुटबॉल छोड़ने के बाद कोच के पद की भूमिका निभाई। एसएस हकीम 1982 में एशियाई खेलों के दौरान पीके बनर्जी के साथ सहायक कोच की भूमिका में रहे। मर्डिका कप के दौरान वो राष्ट्रीय टीम के मुख्य कोच बने। उनकी कोचिंग के दौरान महिंद्रा यूनाइटेड ने 1988 में ईस्ट बंगाल की मजबूत टीम को हराकर डूरंड कप का खिताब जीता। इसके अलावा एसएस हकीम सालगांवकर के भी कोच रहे। इतना ही नहीं, हकीम अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ फीफा के अंतर्राष्ट्रीय मैच रेफरी के पद पर भी रहे। फुटबॉल में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वो भारतीय खेल प्राधिकरण के क्षेत्रीय निदेशक भी रहे। निखिल, स्पोर्ट्स कैन। एक अनुभव, एक ऐसा व्यक्ति जिसने फुटबॉल की ऊंचाइयों को देखा, फुटबॉल की ऊंचाइयों को छुआ, आज हमारे बीच नहीं है। हालांकि कौसाब, उनके साथ आपका एसोसिएशन काफी अच्छा था, आपके माध्यम से उनके बारे में कुछ और जानना चाहेंगे। देखिए, जाहिर है हमारे खेलते वक्त में वो रेफरी भी थे, हमारे कोच भी रहे और बहुत ही सादगी पसंद थे जी। और अब ये देखिए, वो उनके जो पिताजी रहीम साहब, जिनके नाम से फिल्म बन रही है और अजय देवगन उसमें काम कर रहे हैं रहीम साहब, तो इन्होंने जो है 1982 में जो भारत ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस फुटबॉल में दी थी, जॉइंट कोच थे पीके बनर्जी के साथ।
महिंद्रा यूनाइटेड के कोच थे, बंगाल मुंबई के कोच थे, सलगांकर के कोच थे और मोहम्मडन स्पोर्टिंग के कोच थे और भारतीय वायुसेना में वो एक स्पोर्ट्स सर्विसेज कंट्रोल बोर्ड से भी जुड़े हुए थे, प्लस उनके लिए खेले भी और उनके कोच भी रहे। ये एक ऐसा शख्स था कि जिसको इसीलिए ध्यानचंद अवार्ड दिया गया कि उनका योगदान बहुत था और बड़ी सिंप्लिसिटी, बहुत सादगी पसंद। जी, फुटबॉल की तकनीकियां वो बहुत बारीकी से जानते थे और जिस तरह से रिपोर्ट में भी बताया गया कि एक अच्छे कोच भी थे और उन्हीं के रहते ईस्ट बंगाल जैसी सशक्त टीम को महिंद्रा यूनाइटेड ने भी हराया था। बिल्कुल हराया था दिल्ली के अंबेडकर स्टेडियम में, और वो मैच में मैंने कमेंट्री की थी और लग नहीं रहा था, लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि ऐसा है कि जिस खिलाड़ी ने सब कुछ देखा होता है तो उनको पता होता है किस टीम की क्या खूबी है। अकॉर्डिंग टू दैट उन्होंने एक प्लान किया था, उस वजह से महिंद्रा यूनाइटेड जीती थी। तो यकीनी तौर पे एक बड़ा नुकसान भारतीय फुटबॉल के अंदर, पर उनकी जो सेवाएं उन्होंने दी वो दाद के काबिल है। हालांकि ये पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी और द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित एसएस हकीम आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके अनुभव जो है वो भारतीय खेल प्रेमियों, विशेषकर फुटबॉल प्रेमियों के लिए हमेशा से यादगार बने रहेंगे, स्मरणीय बने रहेंगे। और अब बात शतरंज की। भारतीय शतरंज संघ CAI का अखिल भारतीय शतरंज महासंघ AICF में विलय हो गया है। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष डॉक्टर संजय कपूर ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शतरंज के लिए भारत की पहली अत्याधुनिक अकादमी स्थापित करने के लिए भुवनेश्वर में कलिंगा विश्वविद्यालय के साथ मिलकर प्रयास जारी है। उन्होंने ये भी कहा कि अखिल भारतीय महासंघ के राष्ट्रव्यापी चेस इन स्कूल्स कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसे जल्द लागू किया जाएगा। और अब बात टेनिस की। दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी सिंसिनाटी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में बार्टी ने जर्मनी के एंजेलिक कर्बर को 6-2, 7-5 से पराजित कर फाइनल में जगह बनाई। आज खिताबी मुकाबला होगा और इसमें उनका सामना जिल टाइकमैन से होगा। जिल टाइकमैन जो है वो गैर वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हैं और टाइकमैन ने अपने ही देश की बेन स्टिच को हराकर फाइनल में जगह बनाई है। एशले बार्टी इस सीजन में 6 बार और अपने करियर में 19वीं बार फाइनल में पहुंची हैं। शीर्ष वरीयता प्राप्त बार्टी ने बारबोरा क्रेजिकोवा को 6-2, 6-4 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया था। आखिर अपनी शीर्ष वरीयता को बरकरार रखा है और जिस तरह से उनको रैंकिंग दी गई है उसी हिसाब से एशले बार्टी ने खेला है और आज एक जबरदस्त मुकाबला कह सकते हैं। हालांकि टाइकमैन जो है वो गैर वरीयता प्राप्त खिलाड़ी है। बेशक आपने खुद ही जवाब दिया, गैर वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हैं और उनका जो मुकाबला है वो चैंपियन से है। और स्विट्जरलैंड की ये खिलाड़ी, इनको इतने ज्यादा खिताब नहीं मिले हैं, बट वो उन्होंने भी 2 ग्रैंड स्लैम जीते हैं और एक बार डबल्स में भी उन्होंने कुछ अच्छा किया है, पर मेरे ख्याल से फाइनल एक तरफा रह सकता है। जी, जिस तरह से उनकी वरीयता है और जिस तरह से वो इस पूरे टूर्नामेंट में इन्होंने हिस्सा लिया है। और हाँ बेशक, और एशले बार्टी की एक खास बात यह है कि वो पूर्व क्रिकेटर भी है जी, तो उनके दमखम की जो स्किल है वो एक गजब की है। उन्होंने काफी कुछ करके दिखाया है अपने देश के लिए। वहीं सिंसिनाटी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में ज़वेरेव का मुकाबला एंड्री रूबलेव से होगा। सेमीफाइनल में ज़वेरेव ने सित्सिपास को 6-4, 3-6, 7-6 से पराजित किया, जबकि एंड्री रूबलेव ने मेदवेदेव को 6-2, 3-6, 3-6 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले और रक्षा सेवाओं से जुड़े ओलंपिक खिलाड़ियों को कल सम्मानित करेंगे। इस समारोह का आयोजन पुणे स्थित आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में किया जाएगा। भाला फेंक एथलीट और टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता सूबेदार नीरज चोपड़ा सहित सभी सशस्त्र बलों के कर्मी जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, इस समारोह में शामिल होंगे। बहरहाल वक्त हमें अब इजाजत नहीं देता कि आपने इस कार्यक्रम में कुछ और चर्चा करें। आज के इस अंक में हमसे जुड़ने के लिए गौस साहब और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए और अपनी विशेष राय रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। चलते चलते नजर एक बार फिर अब तक की खास खेल खबरों पर। दुबई में एशियाई जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप में विश्वामित्र चोंगथम सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। भारतीय शतरंज संघ का अखिल भारतीय शतरंज महासंघ में विलय हो गया है। भारत के पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी और द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित एसएस हकीम का निधन हो गया है और सिंसिनाटी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में आज एशले बार्टी का सामना टाइकमैन से होगा। मुकाबला खिताबी है। नवीन सक्सेना यानी मुझे इजाजत दें, नमस्कार।